हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SIA ऑनलाइन। मैं अभिषेक राय। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सर्वेइंग के क्वेश्चन नंबर 51 to 75 डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक गेट कैप इज फिटेड विथ ए। तो जो गेट कैप होता है, आपका जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, उसमें जो नीडल होती है वो ब्रॉड होती है, ब्रॉड शेप में होती है। उसके ऊपर जो होता है गेट कैप लगे होते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा, एक गेट कैप इज फिटेड विथ ए प्रिज्मेटिक कंपास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग बियरिंग्स वेयर ऑब्जर्व वाइल ट्रेवर्सिंग विथ ए कंपास। लाइंस दे रखे हैं ABBCCDD एंड उनके 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग दे रखे हैं। तो पूछ रखा है क्वेश्चन में, विच स्टेशंस वर अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शंस। देखिए, कोई भी स्टेशंस अफेक्टेड होगा लोकल अट्रैक्शन जब उस स्टेशन से पास होने वाली लाइन के 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस, 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस, 4 बियरिंग माइनस बैक बियरिंग ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू प्लस माइनस 180। मतलब 180 न्यूमेरिकली होना चाहिए, साइन से आपको नहीं मतलब है। तो वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा, अदरवाइज ये लोकल अट्रैक्शन से फ्री नहीं होगा। जैसे आइए हम देखते हैं, लाइन AB है, इसका 4 बियरिंग 104 डिग्री 30 मिनट और दूसरा है बैक बियरिंग 284 डिग्री 30 मिनट। तो आप प्लॉटिंग करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप सीधे देखो इसका डिफरेंस है कि नहीं। तो आप देखेंगे इसका डिफरेंस जो है 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का -180 डिग्री है। दैट्स वाई A और B स्टेशन दोनों जो हैं फ्री ऑफ लोकल अट्रैक्शन है। अब लाइन BC पे चलिए। तो लाइन BC में B तो ऑलरेडी लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, फिर भी हम डिफरेंस देख रहे हैं 48 डिग्री 15 मिनट माइनस 226 डिग्री। तो डिफरेंस जो है 180 डिग्री तो नहीं है, लेकिन हमें पता है B जो है, स्टेशन B है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, क्योंकि AB में 180 डिग्री था। जब AB लाइन का 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री है, तो इसका मतलब AB लाइन जिन दो स्टेशन से पास हो रही है वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट नहीं है, यानी वो दो स्टेशन A और B हैं। अब लाइन BC में आते हैं तो इनका 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है, लेकिन हमें पता है कि स्टेशन B जो है फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो इसका मतलब C पे लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है। अब लाइन C और D पे चलते हैं। लाइन C और D में आप देखेंगे 4 बियरिंग माइनस बैक बियरिंग भी 180 डिग्री नहीं है, और हमें ऑलरेडी पता है कि स्टेशन C पे लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है। इसका मतलब स्टेशन D पे भी लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप चलिए लाइन DA पे चलते हैं। DA का भी डिफरेंस जो है 180 डिग्री माइनस 15 मिनट माइनस 357 डिग्री 15 मिनट। यदि इसे हम माइनस करें तब भी 180 डिग्री नहीं होगा। तो इसका मतलब DA में स्टेशन D जो होगा लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होगा, जबकि स्टेशन A नहीं होगा, क्योंकि लाइन AB से मैंने पहले डिसाइड कर चुके हैं। यानी आपका जो लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट होगा वह स्टेशन C और D पे होगा। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है, यानी ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास आर। देखिए, कंपास या किसी भी लेवलिंग कंपास हो या लेवल हो, डंपी लेवल हो, उसमें दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट और एक परमानेंट एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट होता क्या है? परमानेंट एडजस्टमेंट जो होता है वो उसके इंटरनल पार्ट से एसोसिएटेड होता है। जस्ट लाइक उसका, जैसे आपका कोई लेवल ट्यूब हो उसको एडजस्ट करना, या आपका प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएशंस हैं, निडल हैं, इन सब को, या जो बॉक्स है उनको प्रॉपर बनाना, ये सब जो है परमानेंट एडजस्टमेंट होते हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है? जब हम किसी स्टेशन पे रीडिंग लेने जा रहे हैं, उस स्टेशन पे उस इंस्ट्रूमेंट का जो सेटअप होता है उसे बोलते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट। तो इस तरह से जब हम किसी स्टेशन पे स्टार्ट करते हैं आपका वर्कआउट, तो वहाँ पे हमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। उसमें आपका सबसे पहला सेंटरिंग होता है, जिस पॉइंट पे हम सेटअप करते हैं उसके ऊपर हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली सेटअप हो जाए, उसे बोलते हैं सेंटरिंग। नेक्स्ट है लेवलिंग एंड थर्ड है फोकसिंग। यानी सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग द प्रिज्म। प्रिज्म मतलब प्रिज्म से देखकर हम रीडिंग लेते हैं तो उसे हमें फोकस तो करना ही पड़ेगा। लेवलिंग का मतलब ये है कि हमारा जो बॉक्स है प्रिज्मेटिक कंपास का वो प्रॉपर लेवल हो, ऐसा नहीं कि ऊंचा खाला हो। ठीक है। सेंटरिंग क्या है? हमारा जो प्रिज्मेटिक कंपास है जिस पॉइंट से हम शुरू करते हैं उस पॉइंट के जस्ट ऊपर हो, यानी उसके नीचे से यदि प्लम बॉब हम पॉइंट आउट करें तो जस्ट उस स्टेशन के ऊपर होते, यानी सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग, ये तीनों एक सीक्वेंस में होना चाहिए। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
which of the figure shown in the figure 2.3 represents the correct graduations in the surveyor's compass? देखिए हमने अब पिछले वीडियो में बता चुके हैं सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास के रिप्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। सर्वेयर कंपास में क्या होता है, इस तरह होता है। इसमें आपका जो निडल होती है वो ब्रॉड निडल नहीं होती है। इसमें जो ग्रेजुएशंस होते हैं वह निडल के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। ग्रेजुएशंस जो होते हैं बॉक्स के साथ रोटेट करता है। जैसे लाइन ऑफ साइट यानी जो वेन होता है जिसके थ्रू हम लाइन ऑफ ऑब्जर्व करते हैं, उसे यदि हम जब रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, तो बॉक्स भी मूव करेगा। बॉक्स मूव करेगा तो ग्रेजुएशन भी मूव करेगा, बट निडल क्या होती, नहीं मूव करती। और इसमें जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं कैसे होता है सर्वेयर कंपास में, ए नॉर्थ, ए साउथ, और आपका ए हो जाता है वेस्ट और ए ईस्ट। और सर्वेयर कंपास में जो हम मेजरमेंट करते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग में होता है, तो नॉर्थ 0 डिग्री पे होता है और साउथ भी 0 डिग्री पे होता है, और ईस्ट किस पे होता है 90 डिग्री पे, और वेस्ट किस पे होता है 90 डिग्री पे। ठीक, तो यानी आप देखते हैं इसमें कौन सा होगा। इस तरह से ये पूछ रखे हैं सर्वेयर कंपास में नॉर्थ 0, साउथ 0, ईस्ट 90 डिग्री एंड वेस्ट 90 डिग्री, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। देखिए थियोडोलाइट का मेन यूज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए। थियोडोलाइट इज मेनली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो कहाँ पे है देखते हैं, ऑप्शन डी, मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए थियोडोलाइट में जो टेलीस्कोप होता है उसे दो तरीके से, थियोडोलाइट एक्चुअली दो तरीके की होती है, एक ट्रांजिट थियोडोलाइट, एक नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट को हम बोलते हैं नॉर्मल थियोडोलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रांजिट थियोडोलाइट में क्या होता है, जो हमारा टेलीस्कोप होता है उसको हम वर्टिकल प्लेन में रोटेट करते हैं और अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लेकिन जब टेलीस्कोप को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करें तो इसे हम बोलते हैं स्विंगिंग। क्या बोलते हैं, स्विंगिंग। तो यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ द थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाई। देखिए क्या होता है आपका थियोडोलाइट में दो प्लेट्स होती हैं, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट्स। जो आपका अपर प्लेट होता है वह इनर स्पेंडल में होता है, इस तरह से इनर स्पेंडल्स होते हैं। ये आपका थियोडोलाइट का वर्टिकल एक्सिस होता है। इसी तरह से जो आउटर लोअर प्लेट होती है, लोअर प्लेट जो होती है कुछ वो भी ऐसे ही होता है इसके नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाली जो प्लेट है अपर प्लेट, नीचे वाली प्लेट है लोअर प्लेट। अपर प्लेट के लिए अपर क्लैंप स्क्रू होता है, लोअर प्लेट के लिए लोअर क्लैंप स्क्रू होता है। जो साइज ऑफ थियोडोलाइट्स होती है उसे हम लोअर प्लेट के साइज के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि हर प्लेट लोअर प्लेट में ग्रेजुएशन सर्कल बने होते हैं, तो उसके डायमीटर के बेसिस पे हम क्या करते हैं थियोडोलाइट के साइज को बताते हैं। तो क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाई द डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली जो डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट होता है 8 से 25 सेंटीमीटर होता है, और इतना ही। अच्छा, जो लोअर प्लेट का डायमीटर क्या होता है, एक्चुअली लोअर प्लेट जो होती है उसमें दो तरह के, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल दो स्प्लिट पार्ट में होता है। तो जो मेन स्केल या होता है उसके जो डायमीटर होते हैं, जो ग्रेजुएशंस होते हैं मेन स्केल के, उसके जो डायमीटर है उसी के बेसिस पे से डिसाइड करते हैं, तो हम बोल देते हैं डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लेवलिंग हेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द लेवलिंग हेड। पहला है टू सपोर्ट द मेन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एकदम सही बात है, ये लेवलिंग पार्ट का ये भी एक फंक्शन है। टू अटैच द थियोडोलाइट टू द ट्राइपोड, ये भी एक फंक्शन है। टू प्रोवाइड ए मीन्स फॉर ए लेवलिंग द थियोडोलाइट, ये भी एक पार्ट है। देखिए थियोडोलाइट्स के दो पार्ट्स, मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है शिफ्टिंग हेड,
जो कि सबसे बॉटम पे होता है। नेक्स्ट है लेवलिंग हेड, फिर मेन पार्ट्स हैं कुछ, और फिर है एलिडेट पोर्शन। एलिडेट पोर्शन क्या होता है? जिसमें टेलीस्कोप्स लगे होते हैं, जिसमें आपका वर्टिकल सर्कल्स होते हैं, जिसमें अल्टीट्यूड लेवल होता है। और आपका लेवलिंग हेड में क्या होते हैं? लेवलिंग हेड में आपका ट्राई वेट एंड ट्राई बैक प्लेट्स होती हैं। शिफ्टिंग हेड क्या होता है? शिफ्ट, जैसे हमने ट्राईपोड को एक जगह सेटअप कर लिया किसी स्टेशन पे, अब हम चाहते हैं कुछ उसको थोड़ा मोड़ा शिफ्ट करना विदाउट द ट्राईपोड के जो पायर्स होते हैं, विदाउट उनको शिफ्ट किए हुए थोड़ा इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शिफ्टिंग हेड का यूज करते हैं। तो पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लेवलिंग हेड। तो लेवलिंग हेड्स में जो प्लेट्स होती हैं, चाहे वो ट्राई वेट हो या ट्राई बैक प्लेट्स हो, इनका ये तीनों फंक्शन है: टू सपोर्ट द मेन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, टू अटैच द थियोडोलाइट टू द ट्राईपोड एंड टू प्रोवाइड द मीन्स फॉर लेवलिंग द थियोडोलाइट। तो यानी यहाँ पे जो आंसर होगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लोअर क्लैंप स्क्रू इज टाइटेंड एंड अपर क्लैंप स्क्रू इज लूजेंड द थियोडोलाइट मे बी रोटेटेड। देखिए अभी जैसे हमने आपको बताया दो मेन प्लेट्स होती हैं, एक अपर प्लेट्स एंड एक लोअर प्लेट्स। अभी जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में दिखाया था, जो अपर प्लेट्स होती है वो अपर क्लैंप स्क्रू उसके लिए कंट्रोलिंग पॉइंट का काम करता है। लोअर क्लैंप स्क्रू जो होता है लोअर प्लेट के लिए होता है। अपर प्लेट जो होती है वो इनर स्पेंडल पे क्या करती है? मूव कर सकती है, और जो लोअर प्लेट है वो आउटर स्पेंडल पे रोटेट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान देना है। इफ द अपर क्लैंप स्क्रू इज टाइट और लोअर क्लैंप इज ओपन लूजेंड, तो क्या होता है? पूरा जो प्लेट सिस्टम है, चाहे वो एक विदाउट रिलेटिव मोशन के रोटेट करेगा, वहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होगा अपर प्लेट और लोअर प्लेट के बीच में। फिर से ध्यान सुनिएगा, यदि अपर क्लैंप स्क्रू टाइट हो और लोअर क्लैंप स्क्रू लूज हो तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा? हमारा लोअर प्लेट आउटर स्पेंडल के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, इफ लोअर क्लैंप स्क्रू इज टाइट and upper clamp screw is open, there will be the relative motion between the lower plate and upper plate, and upper plate will be rotated about the inner spindle। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? if the lower clamp screw is tightened and upper clamp screw is loosened the theodolite may be rotated। चूँकि अपर क्लैंप टाइट है और लोअर क्या है? लोअर क्लैंप टाइट है और अपर क्या है? लूज है। इसका मतलब रिलेटिव मोशन होगा, और जो प्लेट रोटेट करेगी किस स्पेंडल के अबाउट? इनर स्पेंडल के अबाउट। तो यानी देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी, यानी ऑन इट्स इनर स्पेंडल विथ ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द वर्नियर एंड ग्रेजुएटेड स्केल ऑफ लोअर प्लेट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेलीस्कोप सेट टू बी इन्वर्टेड इफ इट्स। देखिए आपका टेलीस्कोप एक नॉर्मल होता है, एक इन्वर्टेड होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? टेलीस्कोप जब नॉर्मल होता है उस कंडीशन में क्या होता है? जो वर्टिकल सर्कल होता है वह लेफ्ट साइड ऑफ टेलीस्कोप होगा। ठीक है, और जो एल्टीट्यूड बबल होता है वो क्या होगा? अप साइड, अप। और जब इन्वर्टेड केस होगा तो जो हमारा वर्टिकल सर्कल है वो टेलीस्कोप के राइट हैंड में होगा, और जो हमारा बबल है वो अप होगा। हाँ, और उसमें जब टेलीस्कोप नॉर्मल होगा तो वर्टिकल सर्कल लेफ्ट होगा और बबल क्या होगा? हाँ, अप होगा। ठीक है, तो यानी फिर इसका ऑप्शन क्या होगा? टेलीस्कोप इज सेट टू बी इन्वर्टेड इफ इट्स, जो वर्टिकल सर्कल है वो क्या होगा? राइट साइड में, और जो हमारा जो बबल है वो अप होना चाहिए। आइए देखते हैं, तो वर्टिकल सर्कल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वर्टिकल सर्कल इज टू राइट्स एंड द बबल ऑफ द टेलीस्कोप इज अप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस हेयर्स इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप आर प्लेस्ड। अच्छा, देखिए टेलीस्कोप में क्या होता है कि आप जानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है जहाँ से आप देखते हैं, और जहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं, और ये आपका मान लेते हैं आई पीस है, आई पीस है। तो क्रॉस हेयर्स होते हैं यहाँ पे, ये क्रॉस हेयर्स जो होता है आई पीस के पास में होता है। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं।
ये आई पीस है और एक क्रॉस हेयर्स है, इस तरह बना है। एक क्रॉस हेयर आई पीस के पास में रखते हैं, क्योंकि हम आई पीस के द्वारा ही आई पीस के यहाँ से ही देखते हैं। तो किसी भी वस्तु को क्रॉस हेयर पे प्रॉपरली शार्पली एकदम उससे टारगेट से कॉन्साइड कर जाए, क्रॉस हेयर का जो से इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, तो ए आई पीस के पास इसीलिए रखते हैं ताकि हम प्रॉपरली फोकस कर पाएँ। तो इसका आंसर क्या होगा? द क्रॉस हेयर्स इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप्स आर placed much closer to the eyepiece than to the objective lens. Option B is the correct answer. Next question. For which of the following permanent adjustment of theodolite the Spire test is used? Spire test का यूज मेनली क्या है? ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वह वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अब इसके लिए हम प्रोसेस क्या करते हैं? सबसे पहले सपोज करिए एक बिल्डिंग है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले इसके टॉप पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, टॉप पॉइंट को ऑब्जर्व किया, फिर इसी के बॉटम पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो मान लेते हैं ए पॉइंट है, इसका बॉटम इसके यहाँ पे बनना चाहिए। बाई द वे हमने यहाँ पे रीडिंग पाया, तो यहाँ पे तो इसका एरर कितना हो गया आपका E1। अब इसी तरह से अब हम इस साइड इंस्ट्रूमेंट सेटअप करके फिर टॉप पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे और फिर इसके बॉटम पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। सपोज करो बॉटम पॉइंट यहाँ मिलना चाहिए लेकिन मिला कुछ यहाँ पे, तो मान लेते हैं ए एरर E1 था तो ए E2 है, तो टोटल एरर कितना हुआ? E1 प्लस E2। तो इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, दूर करने के लिए स्पायर टेस्ट करते हैं। और स्पायर टेस्ट का डायरेक्टली इम्पॉर्टेंस यही है ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। उन्होंने पूछा था स्पायर टेस्ट क्या क्यों करते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल, रॉन्ग आंसर। एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट, नहीं। एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फिर एडजस्टमेंट ऑफ एल्टीट्यूड बबल और वर्टिकल इंडेक्स फ्रेम, तो यानी क्या होगा? एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं जो बाकी ऑप्शंस हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल क्यों करते हैं? तो आपको पता है कि एक बबल ट्यूब होता है, वो प्लेट आपका प्लेट अपर प्लेट पे लगा होता है या लोअर प्लेट पे, तो उसको लेवलिंग क्यों करते हैं? ताकि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली लेवल कर सकें। ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट क्यों करते हैं? लाइन ऑफ साइट करते हैं ताकि हमारा कुछ फोकसिंग में कुछ एरर हो वो उसे हम मैनेज कर सकें। ठीक है, और किसी तरह की एरर्स हो उसे रिमूव कर सकें। एडजस्टमेंट ऑफ एल्टीट्यूड बबल और वर्टिकल इंडेक्स फ्रेम। एडजस्टमेंट ऑफ एल्टीट्यूड बबल होता क्या है? सपोज करिए जब हमारा टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल हो, जब टेलीस्कोप हमारा एकदम हॉरिजॉन्टल हो तो उस समय लाइन ऑफ साइट को हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। इस केस में वर्टिकल सर्कल जो होता है उसकी रीडिंग 0 होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ओके, अदरवाइज यदि नहीं ऐसा है तो हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ अल्टीट्यूड बबल करते हैं। और एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट करने के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट करते हैं तो आपका कुछ मैनुअल एरर्स है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। The adjustment of horizontal crosshair is required particularly when the instrument is used for. The adjustment of horizontal crosshair is required particularly when the instrument is used for. देखिए जो आपका क्रॉस हेयर्स होते हैं उसमें कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। स्टेडिया क्रॉस हेयर होता है तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस के नंबर बढ़ जाते हैं और वर्टिकल लाइंस भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकते हैं। जनरली आपका नॉर्मल क्रॉस हेयर कुछ ऐसा ही होता है। और जो इसमें हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर का जो एडजस्टमेंट है पर्टिकुलरली हम तब करते हैं जब हम लेवलिंग कर रहे हों, यानी द एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलरली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लेवलिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट एलिमिनेटेड बाय द मेथड ऑफ रेपिटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट्स। देखिए थियोडोलाइट का यूज हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है मेथड ऑफ रेपिटेशन। तो मेथड ऑफ रेपिटेशन में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं हमें एंगल PQR मेजर करना है, एंगल PQR, तो एक बार हम लेफ्ट साइड से भी ऑब्जर्व करते हैं, एक बार राइट साइड से ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा हम 3 बार करते हैं, मतलब 3 बार लेफ्ट रीडिंग लेते हैं लेफ्ट साइड और दूसरी बार राइट साइड से। तो इस तरह से हम कई बार लेते हैं। तो इससे क्या होता है फिर हम डिवाइड कर देते हैं जितनी बार रीडिंग लिए, तो हमें एक अच्छा रीडिंग मिल जाता है। ऑन एन एवरेज एक मोस्ट प्रोबेबल और एक्यूरेट वैल्यू मिल जाता है। इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ रेपिटेशन।
अब ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट एलिमिनेटेड बाय मेथड ऑफ रेपिटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट्स। क्या है पहला ऑप्शन, एरर ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स, एरर ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ऑप्शन बी है एरर ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशन सिग्नल्स। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? मेथड ऑफ रेपिटेशन है क्या, आप कहीं पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप किए, आप लेफ्ट साइड रीडिंग लिए, फिर राइट साइड रीडिंग लिए, फिर दूसरी जगह सेटअप करके या जैसे भी, तो आप यदि इंस्ट्रूमेंट को सेटअप गलत कर दिए, जहाँ पे आपको सेटअप करना था वहीं पे नहीं सेटअप किए, तो मेथड ऑफ रेपिटेशन उसके एरर को नहीं दूर करेगा। लेकिन एरर ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स हो, एरर ड्यू टू द रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन और टर्नियन एक्सिस हो, एरर ड्यू टू द इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन हो, इन सभी एरर को वो क्या करेगा, रिड्यूज करेगा या मिनिमाइज करेगा। लेकिन एरर ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशन सिग्नल्स को ये क्या करेगा, मेथड ऑफ रेपिटेशन नहीं दूर करेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरर ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ वन इनर एंड आउटर एक्सिस कैन बी एलिमिनेटेड बाई। देखिए जैसे आप एक जो हमने पढ़ा था अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट, तो आपका अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट कुछ ऐसा, सपोज करो लोअर प्लेट है। अब इस लोअर प्लेट में क्या होता है, एक मेन सर्कल होता है, मेन ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं। अब इसमें क्या था, दो वर्नियर स्केलेटन होते हैं जो स्प्लिटेड पार्ट में होते हैं, हाफ स्प्लिटेड पार्ट ऐसे, ठीक। तो ये इसका जो सेंटर होगा उसे बोलते हैं आउटर एक्सिस, और इस वाले का चलिए हमने नाम दे दिया इनर। तो अब ये बोल रहे हैं कि द एरर ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सिस कैन बी एलिमिनेटेड बाई द एरर ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सिस कैन बी एलिमिनेटेड बाई, पहला ऑप्शन दे रखे हैं रीडिंग बोथ वर्नियर्स एंड टेकिंग द मीन ऑफ टू, ठीक है। ऑप्शन बी है टेकिंग बोथ फेस ऑब्जर्वेशंस एंड टेकिंग द मीन ऑफ टू, ऑप्शन सी है डबल साइटिंग, ऑप्शन डी क्या है टेकिंग मीन ऑफ सेवरल रीडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल। देखिए जो ऑप्शन डी है टेकिंग मीन ऑफ सेवरल रीडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल, ये किस तरह का, यदि एरर इन ग्रेजुएशंस में होते हैं उनको दूर करने के लिए ए वाला करते हैं जो ऑप्शन डी है। डबल साइटिंग का मतलब क्या होता है, लेफ्ट ऑब्जर्वेशन बोथ फेस ऑब्जर्वेशन, एक बार लेफ्ट साइड से एक बार जब आपका टेलीस्कोप इन्वर्टेड हो तो उस तरह से ऑब्जर्व करना। तो इस तरह के टेकिंग बोथ फेस ऑब्जर्वेशंस एंड टेकिंग द मीन ऑफ टू, इससे क्या कौन कौन सा एरर दूर हो जाता है, एक तो आपका कॉलिमेशन एरर है वो दूर हो जाएगा, दूसरा वर्टिकल सर्कल्स में कुछ एरर्स हैं तो उससे भी वो भी दूर हो जाता है, ठीक है। रीडिंग बोथ वर्नियर्स एंड टेकिंग द मीन ऑफ द टू, इससे क्या होता है एरर ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सिस इज एलिमिनेटेड, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रीडिंग बोथ वर्नियर्स एंड टेकिंग द मीन ऑफ टू, इसके वजह से इस एरर ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ इनर एंड आउटर एक्सिस क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डबल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जन द अपेरेंट एरर इज। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जन है क्या, सपोज करो कोई इंस्ट्रूमेंट है, यदि हम उसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली रोटेट कर दें तो उसमें जो एरर आता है वो कहलाता है रिवर्जन, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जन। तो देखिए कैसे क्या है, सपोज करिए एक इंस्ट्रूमेंट है, आप इसे वर्टिकली इस तरह रखना है, लेकिन हमने क्या किया, इसे अल्फा एंगल से ऐसे कर दिया, तो ये एरर हो गया कि नहीं, ये। और फिर इसी तरह से इधर भी आप उन्हें कर दिया, ये मान लेते हैं ई है, रुक जाइए एक मिनट, सपोज करो एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे रखना है बट आपने ऐसे इसे रोटेट करके रख दिया, तो आपका जो एरर है वह ई है। इसी तरह इस साइड भी आपने कर दिया है, ये भी ई है, तो एक बार में आपका एरर कितना है 2e। लेकिन यही इन द डबल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जन, यदि डबल एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जन है तो जो अपेरेंट एरर कितना हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ द ट्रू एरर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग द मीन ऑफ बोथ फेस ऑब्जर्वेशंस। मीन ऑफ बोथ फेस ऑब्जर्वेशन, बोथ फेस ऑब्जर्वेशन लेफ्ट फेस एंड राइट फेस यदि ऑब्जर्वेशन करते हैं तो किस तरह के हम एरर्स को दूर कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग बोथ मीन
टेकिंग मीन ऑफ बोथ फेस ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑप्शन दे रखा है एरर ड्यू टू द इम्परफेक्ट ग्रेजुएशंस। इम्परफेक्ट ग्रेजुएशंस के लिए हमने बताया था क्या होता है, सेवरल रीडिंग्स लेते हैं तो उसकी वजह से इम्परफेक्ट ग्रेजुएशंस में जो एरर होते हैं उसे दूर कर सकते हैं। इम्परफेक्ट ग्रेजुएशंस क्या होती है, जो हमारी स्केल्स होती हैं यदि उनके ग्रेजुएशंस प्रॉपरली नहीं मेंशन है तो उनके जो इम्परफेक्ट ग्रेजुएशंस हैं उनको दूर कर सकते हैं बाय टेकिंग द सेवरल रीडिंग्स। तो यानी ऑप्शन ए इज द नॉट करेक्ट। बी क्या है, एरर ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स। यदि वर्नियर की इसेंट्रिसिटी की वजह से एरर है तो हम क्या करते हैं, वर्नियर बोथ टेकिंग द रीडिंग ऑफ बोथ वर्नियर्स एंड उसका हम मीन वैल्यू ले लेते हैं। तो यानी ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है, एरर ड्यू टू द इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल्स। जो इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल्स होते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, लेवल ट्यूब से एडजस्ट करते हैं ताकि हमारे इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली लेवल हो सके। तो यानी ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, एरर ड्यू टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यानी बाय टेकिंग द मीन ऑफ बोथ फेस ऑब्जर्वेशन द एरर इज रिमूव ड्यू टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग बोथ फेस ऑब्जर्वेशंस। अब करें बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से कौन सा एरर हम दूर नहीं कर सकते। ऑप्शन ए क्या है, एरर ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। इसे भी हम दूर कर सकते हैं। यानी टेकिंग द बोथ फेस ऑब्जर्वेशंस, एरर ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, इस चीज़ को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन ए तो नहीं करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, इंडेक्स एरर, एरर ड्यू टू द इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल सर्कल। हाँ, तो आपका यदि हम बोथ फेस ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो इंडेक्स एरर भी खत्म हो जाएगा। इंडेक्स एरर का मतलब क्या हुआ कि यदि आपका टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल सर्कल में जो रीडिंग होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उसे हम इंडेक्स एरर बोलते हैं और दोनों फेस ऑब्जर्वेशन से इस तरह का एरर भी एलिमिनेट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्या है, एरर ड्यू टू द नॉन पैरेलिज्म ऑफ द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल एंड द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। क्या होता है, जब हमारा लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो इन द केस ऑफ दिस इन दिस केस लाइन ऑफ कॉलिमेशन और जो हमारा एल्टीट्यूड लेवल होता है वो दोनों पैरेलल होना चाहिए। यदि नहीं है तो इसकी वजह से जो एरर आती है वो भी बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से यदि हम कंक्लूड करें तो यदि हम मीन लें दोनों फेस ऑब्जर्वेशन का तो इसके वजह से 3 तरह के एरर्स को हम दूर कर सकते हैं। पहला एरर्स क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस यदि वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है तो उसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इंडेक्स एरर को भी हम रिमूव कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि हमारा एल्टीट्यूड लेवल और हमारा जो टेलीस्कोप लेवल है वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल नहीं है, तो इसे भी हम दूर कर सकते हैं। यानी बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से तीनों तरह के एरर को हम खत्म कर सकते हैं। तो इसमें से नन ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइपॉड सेटल्स इन द इंटरवल दैट elapses between taking the back side reading and the following 4 sides reading then the elevation of turning point will be। ये कह रहे हैं सपोज करो हमारा एक ट्राइपॉड है, यहाँ पे ट्राइपॉड है, ये आपका स्टाफ है, ये ग्राउंड है इसका, कुछ ऐसे। तो आपने यहाँ पे रीडिंग लिया दैट इज बैक साइड। अब उसके बाद आपका स्टाफ यहाँ है, लेकिन क्या हुआ आपका ये ट्राइपॉड सेटल कर गया। अब सपोज करो टेलीस्कोप आपका यहाँ आ गया, टेलीस्कोप यहाँ आ गया तो अच्छा, यदि सेटल नहीं करता तो यहाँ पे आप जो 4 साइड लेते उसकी रीडिंग कितनी होती, सपोज करो y। लेकिन यदि सेटल कर गया तो आपकी रीडिंग कितनी हो गई, y डैश। तो अब आप ये बताइए, जब सेटल नहीं किया था, मान लेते हैं इसका रेडियस लेवल जो है h है और ये जो बैक साइड था वो मान लेते हैं x है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ h प्लस x। तो जब सेटल नहीं किया तो इस पॉइंट का आर कितना था, h प्लस एक्स माइनस वाई। सही बात है, जब सेटल नहीं किया तो इस पॉइंट का आर इस पॉइंट का जिसका नाम है बी पॉइंट का आर इतना होगा। लेकिन जब सेटल कर गया तो फिर बी पॉइंट का आर क्या होगा, तो यानी h प्लस एक्स माइनस वाई डैश।
माइनस वाई डैश, सिंस वाई डैश इज लेस देन वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर द सेटल करने के बाद बी पॉइंट का आर एल ज़्यादा है। सही बात है, देख लीजिए, क्योंकि वाई डैश वाई से कम है तो एच प्लस एक्स माइनस वाई डैश क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब सेटल करने के बाद बी पॉइंट का आर एल कितना होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए, इफ ट्राइपोड सेटल्स इन द इंटरवल दैट इलैप्सेस बिटवीन टेकिंग ए बैक साइड रीडिंग एंड द फॉलोइंग फोर साइड रीडिंग, देन द एलिवेशन ऑफ टर्निंग पॉइंट वही होगा जहाँ पे आप फोर साइड ले रहे हैं, विल इंक्रीज। ठीक है, क्या हो जाएगा, विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, if altitude bubble is provided both on index frame as well as on telescope of the theodolite, then the instrument is leveled with reference to। देखिए, एल्टीट्यूड बबल आपको पता है टेलीस्कोप लेवल पे प्रोवाइड किया ही जाता है। इंडेक्स फ्रेम्स क्या है, जो प्लेट पे जहाँ पे आपका वो बबल ट्यूब प्रोवाइड किया जाता था, यदि उसके जगह हम एल्टीट्यूड बबल प्रोवाइड कर दें। तो ये पूछ रहे हैं कि आपको लेवलिंग करना हो तो कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो एल्टीट्यूड बबल प्लेट लेवल पे प्रोवाइड है उसके द्वारा, यानी एल्टीट्यूड बबल ऑन इंडेक्स फ्रेम, वही एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन 4 जो दे रखा है, अल्टीट्यूड बबल ऑन टेलीस्कोप इफ इट इज टू बी यूज्ड एज लेवल। हाँ, तो ऑप्शन 1 और 4 करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन मतलब पॉइंट 1 एंड 4 आर करेक्ट। तो इसका जो ऑप्शंस दे रखे नहीं है, यानी पॉइंट 1 भी सही है एंड पॉइंट 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेवल लाइन इज ए, लेवल लाइन होता क्या है, लेवल लाइन वो लाइन होती है जो हमारा पैरेलल टू द अर्थ सरफेस होता है। आपको पता है कि जो अर्थ सरफेस होता है स्पेरिकल होता है, आपका जो अर्थ सरफेस होता है ऑब्लेट स्पेरॉइड होता है। क्या होता है, ऑब्लेट स्पेरॉइड, इसे अर्थ सरफेस बोलते हैं, ऑब्लेट स्पेरॉइड होता है। अब ऑब्लेट स्पेरॉइड को हम क्या बोलते हैं, जियोइड भी बोल देते हैं, जियोइड बोल देते हैं। तो जो लेवल लाइन होती है, इस मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस की डिफरेंट लाइन्स हैं, ये मान लेते हैं मीन अर्थ सरफेस लाइन है ये वाली। तो किसी भी अर्थ सरफेस लाइन के पैरेलल जो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और प्लम बॉब यदि कहीं पे आप सेटअप करेंगे तो उस लाइन को परपेंडिकुलर ही होगा। और जो लाइन हमारा अर्थ सरफेस के पैरेलल लाइन होता है उसे लेवल लाइन बोलते हैं। ठीक है, और अर्थ सरफेस कैसा होता है, ऑब्लेट स्पेरॉइड, उसी को हम जियोइड भी बोलते हैं, ऑब्लेट स्पेरॉइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, जियोइड भी बोलते हैं, जियोइड। ठीक है, तो पूछ रहे हैं ए लेवल लाइन इज ए लाइन पैरेलल टू द मीन स्पेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ। जाहिर सी बात है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देख लेते हैं ऑप्शन सी और डी क्या है। पूछ रहे हैं कि लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर एंड द सेंटर ऑफ आई पीस। और फिर ऑप्शन डी क्या है, लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस ऑफ डम्पी टिल्टिंग लेवल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में इसे बताते हैं। द फॉलोइंग साइड्स आर टेकन ऑन टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हम बैक साइड और फोर साइड दोनों लें उसे बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाया, आपने एक ट्राइपोड लिया तो यहाँ पे जो रीडिंग लिया उसे बैक साइड बोलते हैं। नेक्स्ट रीडिंग जो आप लेंगे वो क्या होता है, फोर साइड होता है। फिर इंस्ट्रूमेंट आप जब ये अलग सेट करेंगे तो सबसे पहली रीडिंग यही लेंगे जहाँ पे आपने फोर साइड ले रखा होता है। सही बात है, तो ए क्या हो जाता है, ए स्टेशन जो है मान लेते हैं सी है, इसी को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे दोनों रीडिंग ले लें तो इसे बोलते हैं कि द फॉलोइंग साइड्स आर टेकन ऑन ए टर्निंग पॉइंट, फोर साइड एंड बैक साइड बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइड्स ए कंप्लीट चेक। राइज एंड फॉल मेथड जो होता है उसमें आप देखते हैं बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तीनों पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो राइज और फॉल मेथड में आप देखते होंगे समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू राइज, समेसन ऑफ राइज माइनस समेसन ऑफ फॉल बराबर लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, फर्स्ट
RL, यही होता है, ठीक है। तो जो राइज एंड फॉल मेथड होता है कंप्लीट चेक देता है, बैक साइड पे भी देता है, फोर्थ साइड पे भी देता है, इंटरमीडिएट साइड, क्योंकि राइज एंड फॉल मेथड में आप कैलकुलेशन करके देखो आपका ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the RL of a benchmark is 100 meter, the back side is 1.215 meter and the forward side is 1.870 meter, then RL of the forward station is, सपोज करिए आपने यहाँ पे ट्राईपोड सेट किया, तो आपने जो पहली रीडिंग ली दैट इज बैक साइड, वो कितना है, आपका जो बैक साइड है 1.215 है, 1.215, और इसका RL कितना है 100, मान लेते हैं ग्राउंड है, ठीक। अब फिर कह रहे हैं एंड फोर साइड इज 1.87 मीटर, यानी फोर साइड आपने यहाँ कहीं लिया, कितना है 1.870। कह रहे हैं RL ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन, मतलब इसका RL क्या है, मान लेते हैं बी पॉइंट है, बी पॉइंट का RL क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जब बैक साइड 1.215 मीटर है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 1.215, तो यहाँ तक आप पहुँच गए। अब -4 साइड घटा दें 1.870, तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, RL ऑफ बी, यानी -1.870, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 99.345। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप द लेंस प्रोवाइडेड इज, देखिए टेलीस्कोप में दो तरह होते हैं एक्चुअली, एक इंटरनल फोकसिंग और एक एक्सटर्नल फोकसिंग। एक्सटर्नल फोकसिंग में होता क्या है, सपोज करिए आपका ये आई पीस है, ये आपका आई पीस है, और ऐसे करके आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है ऑब्जेक्टिव। तो जो ये होता है यहाँ पे एक स्लाइडिंग ट्यूब होता है ऑब्जेक्टिव के पास, क्या होता है स्लाइडिंग ट्यूब होता है, इस पर स्लाइड करता है, स्लाइडिंग ट्यूब होता है, स्लाइडिंग ट्यूब होता है। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें दो तरह के लेंस होते हैं, एक फ्लिंट होता है, एक क्राउन होता है। एक क्या होता है, एक फ्लिंट और क्राउन होता है, एक फ्लिंट होता है और एक क्राउन होता है। लेकिन जो इंटरनल फोकसिंग टाइप होता है, जो इंटरनल फोकसिंग टाइप होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव तो है, मान लेते हैं ये आई पीस है, ये आई है पीस है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है। तो इसमें इंटरनल फोकसिंग ट्यूब नहीं होता है, बल्कि एक एक्स्ट्रा लेंस होता है जिसे हम निगेटिव लेंस भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा लेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव लेंस भी बोलते हैं। और ये लेंस जो होता है डबल कॉन्केव लेंस होता है, क्या होता है डबल कॉन्केव लेंस। तो क्वेश्चन में यही पूछ रखा है, इन इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप द लेंस प्रोवाइडेड इज कॉन्केव, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, और आप प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब एंड लाइक करें, आगे हम नेक्स्ट पार्ट इसका बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।